हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। आज 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग आज आगे बढ़ते हुए अपने पहले प्रश्न की ओर, उसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि अगर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है तो आप प्लीज़ चैनल पर जा कर के एक बार चेक कर लें। मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। निम्नलिखित में से पुनर्विकसित सेलुलोजिक तंतु कौन से हैं? रेयॉन, लायोसेल, एज़लोन या एल्पाका। तो इसमें पहला चौथा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा या पहला चौथा। तो हम देखेंगे इसमें जो हमारा पुनर्विकसित सेलुलोजिक तंतु, जब मतलब कि सेलुलोज का फिर से जो जिसको हम मैन मेड की कैटेगरी में रखते हैं, मानव निर्मित तंतु की कैटेगरी में रखते हैं, उसमें क्या है, जिसमें कि सेलुलोज का भी अंश होता है और साथ ही साथ में किसका अंश, फिर वो केमिकल का भी यूज होता है। तो उसमें कौन सा? सबसे पहला नंबर रेयॉन और दूसरा नंबर लायोसोल। तो पहला और दूसरा हमारा सही है। तो इस हिसाब से जब हम कूट में देखते हैं तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है यह हमारा करेक्ट हो जाता है कि वो आपका रेयॉन और लायोसेल जो है यह दोनों किसके अंतर्गत? पुनर्विकसित सेलुलोजिक तंतु के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा ऊन जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं। ऊन किससे बना होता है? फिब्राइन से, केराटिन से, एल्ब्यूमिन से, ग्लोब्यूलिन से। तो ऊन जिस प्रोटीन से बना हुआ होता है उसको हम कहते हैं केराटिन नामक प्रोटीन से बना हुआ होता है। और इसमें कौन सी गम होती है? सेरेसिन नामक गम पाई जाती है। ठीक, एक मिनट, ये ऊन जो इससे बना हुआ है प्रोटीन से, उसमें क्या केराटिन नामक प्रोटीन से बना हुआ होता है और सेरेसिन नामक गम जो है वो आपके सिल्क में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किसे जीवित भेड़ से उतारा या काटा जाता है? जो ऊपर से जो बनाने के लिए, वूल बनाने के लिए जो वो हेयर्स की कटिंग की जाती है उसको क्या कहते हैं? फ्लैनल, फ्लीस, फेल्ट या मायरे। तो जीवित भेड़ से उतारा या काटा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आपका फ्लीस कहते हैं। जीवित भेड़ से जो उतारा या काटा जाता है तो उसको नंबर 2, इसको क्या कहते हैं? फ्लीस कहते हैं। तीसरा है हमारा ऊनी तंतुओं में से किसकी लचक सबसे अच्छी निम्नलिखित तंतुओं में से किसकी लचक सबसे अच्छी होती है? ऊन की, पॉलिएस्टर की, रेयॉन की या सूत या कॉटन की। तो यहाँ पर भी आपका कूट दिया हुआ है तो आप उस हिसाब से इसको देखेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका ऊन की तो लचक अच्छी होती है, साथ में पॉलिएस्टर की, रेयॉन की या कॉटन की। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर जो होता है वह होता है आपका ऊन की लचक अच्छी होती है और फिर साथ ही साथ में जो हमारा कॉटन है उसकी भी वो जो है जैसे पानी में जब हम रखते हैं तो कैसा कैसा हो जाता है? बहुत टाइट सा हो जाता है। पानी में उसकी जो मजबूती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है अपेक्षा की सूखे के। रेयॉन की बात करें तो यह कैसा एक चमकीला पदार्थ होता है जो सिल्क के समान क्या करता है? चमक को देता है। लेकिन यहाँ पर लचक पूछ रहा है तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है पहला और दूसरा। ठीक है, कौन सा हो जाता है? पहला और दूसरा। यहाँ पर आता है आपका ऊन एवं पॉलिस्टर, फर्स्ट एवं सेकंड। यहाँ पर ये जो दोनों हैं इनकी क्या है? लचक सबसे अच्छी होती है जो यहाँ पर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेरीकल्चर निम्न से संबंधित है। किससे संबंधित है सेरीकल्चर? ऊन से, रेशम से, रेयॉन से या क्वायर से। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? हमारे सिल्क से संबंधित है। तो सिल्क, एस फॉर सिल्क और एस फॉर ही सेरीकल्चर होता है। जो इसकी सेरीकल्चर मतलब जो सिल्क की खेती की जाती है उसी को हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। रेशम के कपड़ों पर किस विशेष परिचर्या को किया जाता है? रेशम सिल्क के कपड़ों की बात कर रहा है, किस परिचर्या को किया जाता है? कार्बोनाइजिंग, वेटिंग, टेंटरिंग या सल्फोराइजिंग। तो यहाँ पर इसका
करेक्ट आंसर होता है आपका वेटिंग। वेटिंग क्या, वेट देना है, मतलब कि उसमें थोड़ा सा वजन पैदा करना, ये वेटिंग की प्रक्रिया होती है। वहाँ पर वेट दिया जाता है, उसको वजन देने के लिए इस प्रक्रिया को किया जाता है। अच्छा, कार्बोनाइजिंग अगर आपसे पूछ लेता है तो कार्बोनाइजिंग किसमें, वूल में यह प्रक्रिया की जाती है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है यह हमारा करेक्ट हो जाता है। सभी प्राकृतिक तंतु केवल के अतिरिक्त स्टेपल तंतु हैं। ठीक है, स्टेपल और फिलामेंट। जब हम फाइबर की बात करते हैं तो उसको हम दो भाग में बांटते हैं रेशों को। फिर एक होते हैं स्टेपल और दूसरे होते हैं फिलामेंट। फिलामेंट मतलब लंबे अविरल धागे होते हैं। जितने भी प्राकृतिक रेशे हैं वे सभी किसकी कैटेगरी, स्टेपल की कैटेगरी में आते हैं, एक्सेप्शन क्या, सिल्क के। सिल्क को छोड़कर और सारे जितने भी प्राकृतिक रेशे हैं वे सभी स्टेपल की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर दिया है सभी प्राकृतिक तंतु केवल के अतिरिक्त स्टेपल तंतु होते हैं, वही बात यहाँ पर आ गई। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि दूसरा जो है हमारा ऑप्शन जो है रेशम, वह सही हो जाता है। ऊन, रेशम, कपास, लिनन। तो ऑप्शन नंबर 2 जो रेशम है वहाँ पे वो सही हो जाता है। नेक्स्ट है रासायनिक विसंक्रामक है। इसमें कौन सा रासायनिक विसंक्रामक है? नीला थोथा, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट और इनमें से कोई नहीं। यहाँ इनमें से कोई नहीं की जगह यहाँ पर उपयुक्त सभी होना चाहिए था। ठीक है, तो रासायनिक विसंक्रामक नीला थोथा भी है, ब्लीचिंग पाउडर भी है, पोटेशियम परमैंगनेट भी है। और भी मैं आपको बता दूं कि जो रासायनिक विसंक्रामक के रूप में जाना जाता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड है, क्लोरीन या हाइपोक्लोराइट है। ठीक है, फिर क्लोरामीन्स भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ओजोन, पैरासिटिक एसिड भी इसी के अंतर्गत आता है, जो कि आपके रासायनिक विसंक्रामक हैं। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी यहाँ पे होना चाहिए था, ये गलत है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्राकृतिक निसंक्रामक क्या है? रोगाणुओं को जलाना, रोगाणुओं को उबालना तथा नष्ट करना, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना या फिनाइल द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना। ठीक है, तो जो प्राकृतिक निसंक्रामण है, इसमें प्राकृतिक तरीके से जो जिस तरह से निसंक्रमित किया जाता है उसके बारे में कह रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा ये करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर 3, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना किसका, प्राकृतिक निसंक्रमण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, प्राकृतिक निसंक्रमण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 3 जो होता है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्राथमिक चिकित्सा क्या है? डॉक्टर द्वारा दी गई विशेष चिकित्सा, पानी में डूबने पर दी जाने वाली चिकित्सा, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा, बिच्छू के काटने पर दी गई चिकित्सा। तो प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं? तो प्राथमिक चिकित्सा हम सभी जानते हैं कि जब तक डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा ही क्या कहलाती है, प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग 8th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं प्राथमिक चिकित्सा के बारे में। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? ठीक, प्राथमिक स्वास्थ्य योजना आयोग के द्वारा, मुदालियर कमीशन के द्वारा, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद के द्वारा या भोर कमेटी के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वह हमारा जो करेक्ट हो जाता है, भोर कमेटी के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा दी गई। नेक्स्ट है उत्तर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है वातावरणीय स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता, इनमें से कोई नहीं, इनमें से दोनों। तो उत्तर स्वास्थ्य नहीं, उत्तम होगा। उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या चीज आवश्यक है? वातावरणीय स्वच्छता भी आवश्यक है और शारीरिक स्वच्छता भी आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यह हमारा करेक्ट हो जाता है। त्रिकोणी पट्टी को प्राथमिक चिकित्सा और गलपट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह लिनिन के चौड़े वर्गाकार टुकड़े के मध्य से कर्ण पर काट कर बना ली जाती है, जिसकी माप होती है कितनी? 16 से 20 इंच, 26 से 30 इंच, 36 से 40 इंच या 26 से 50 इंच। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? 36 से 40 इंच। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह करेक्ट हो जाता है। पट्टियों से प्रश्न जरूर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखें।
क्षार के गर्म सांद्र घोल में ऊन और सिल्क के तंतु क्या हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो बात यह है कि ऊन और सिल्क के तंतु की बात कर रहा है, तो हम इसमें देखेंगे कि ऊन और सिल्क के तंतु किसके अंतर्गत आते हैं। तो ऊन और सिल्क जो है आपका वूल हो गया और सिल्क, दो तरह के फाइबर की बात करें तो एक एनिमल होता है और एक प्लांट से होता है। ठीक है, प्लांट से तो हम सभी जानते हैं, कॉटन, लिनन, हेम्प सब कुछ हो जाता है। और वूल की बात हम करें तो सिल्क आता है, एनिमल में सिल्क आता है और वूल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिल्क और वूल क्षार के गर्म व सांद्र घोल में कैसे हो जाएंगे, घुल जाएंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर सिकुड़ जाएंगे या फूल जाएंगे। तो क्षार की बात कर रहा है, क्षार के गर्म व सांद्र घोल में वो क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। उसकी जगह अगर एसिड होता तो उससे उसको प्रभाव, हाँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड ना हो, लाइट अगर एसिड है तो उससे ऊन और सिल्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वो और ज़्यादा निखर जाते हैं, उनमें और ज़्यादा मजबूती आती है, चमक आ जाती है। ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, घुल जाएगा। भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र कर्नाटक और जम्मू कश्मीर, कोलकाता हो गया, हैदराबाद हो गया और चेन्नई हो गया। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होता है, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। ओके, नेक्स्ट है हमारा एस्बेस्टॉस का रेशा कैसा है, खनिज, प्राकृतिक, थर्मोप्लास्टिक, नॉन थर्मोप्लास्टिक। तो हम सभी जानते हैं क्या, सोना, चांदी, एस्बेस्टॉस, ये किसके, हमारे खनिज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये भी प्राकृतिक रेशे के ही अंतर्गत हैं। जिस प्रकार से हमारे प्राकृतिक रेशों में कौन कौन से आते हैं, एक होता है प्राणी जगत से, वनस्पति जगत से, और एक खनिज वाले हो गए। ठीक है, तो यहाँ ये भी हमारे प्राकृतिक के ही अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वह करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट खनिज दिया हुआ है, अगर खनिज ना दिया होता, प्राकृतिक लिखा होता, तब हम प्राकृतिक पर जाते। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वह करेक्ट हो जाता है। पॉलिएस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंजक है एजोइक्स, बेसिक, डिस्पर्स और रिएक्टिव। पॉलिएस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो रंजक है वो क्या है, एंजोइक्स। ठीक है, एजोडाई, जिसको हम एजोडाई के नाम से जानते हैं, तो वह क्या सबसे ज़्यादा उपयुक्त पॉलिएस्टर्स के लिए होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, रेटिंग की प्रक्रिया किस रेशे के निर्माण में उपयोगी है, रेयॉन के, रेशम के, नायलॉन के या कोपोक के। तो जो ये रेटिंग की प्रक्रिया क्या है, रेटिंग मतलब गलाते हैं उसमें पानी के अंदर डाल करके, तो वह प्रक्रिया क्या है, वह रेयॉन में की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, धागों का झुंड लंबाई में 840 यार्ड्स के रूप में जाना जाता है, किसको, हैंक को, पाउंड को, आपके नंबर 1 या काउंट 2। तो किस नाम से जानते हैं इसको, हम जानते हैं हैंक के रूप में। ठीक है, किसको, 840 यार्ड्स को एक हैंक के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, सूत से बुना प्लेन रेशा, शिफॉन, क्रीप, कैलिको या जॉर्जेट। तो सूत से बुना हुआ प्लेन रेशा कौन सा है, जिसकी प्लेन वीविंग होती है, प्लेन वीविंग के एग्जाम्पल में भी ये आ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है कैलिको, वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, चरण में सूत कताई के लिए तैयार होता है, कार्डिंग, बॉलिंग, आपकी जो वो स्लाइविंग होती है, वो मतलब बड़े बड़े बंडल जो बनते हैं स्लीवर्स जो होते हैं उसकी बात कर रहा है, या कॉम्बिंग। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है, सूत कताई के लिए जब कौन से जो स्लीवरिंग होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, सूत कताई के लिए तैयार, ऐसे बड़े बड़े से लच्छे से बने रहते हैं, उसके बाद उसमें कताई की प्रक्रिया, स्पिनिंग की प्रक्रिया, धागे को मतलब कि घुमाने की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, इंटरलॉकिंग धागे के ताने बाने को अपनाए गए प्रणाली डिजाइन के अनुसार का नाम रखा जाता है। मतलब जैसा हम इंटरलॉक, जैसे एक दूसरे पर लॉक करते हैं, धागे को रखते हैं, जैसे हमारे ताने बाने के जो धागे हुए उनको जिस पैटर्न पर हम क्या करते हैं,
रखने का कार्य करते हैं, तो वो क्या होता है हमारा, वो डिज़ाइन के अनुसार किसका नाम रखा जाता है, वस्त्र का नाम रखा जाता है। ठीक है, डिज़ाइन के अनुसार अपनाई गई प्रणाली डिज़ाइन की, जैसे प्लेन वीव है तो हम तो प्लेन वीव का प्रयोग किए तो हम क्या करेंगे कि मतलब कि प्लेन कॉटन के नाम से हम उसको, प्लेन मतलब बिल्कुल सादा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से उसी के हिसाब से किसका वस्त्र का नाम रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह करेक्ट हो जाता है। कार्बोनाइजिंग क्या है, ड्राइंग प्रोसेस, फिनिशिंग प्रोसेस, रोविंग प्रोसेस या रेटिंग प्रोसेस। तो कार्बोनाइजिंग क्या है, यह हमारी फिनिशिंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। कार्बोनाइजिंग मेन रूप से मैंने आपको बताया था कि किसकी, ये वूल की सफाई करते समय इस प्रक्रिया पर लेकर के आते हैं, उसको साफ सुथरा करते हैं, तो यह हमारी फिनिशिंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वह करेक्ट हो जाता है। और जो यहाँ पर, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको आप देखें कि ये हमारा वस्त्र नहीं होगा, यहाँ पर वस्त्र करेक्ट आंसर नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह गलती से हो गया ये, सॉरी इसके लिए, कि डिज़ाइन के अनुसार नाम रखा था वीविंग। ठीक है, वीविंग वस्त्र का, जैसे प्लेन वीव, मैंने प्लेन कपड़ा कह दिया था, सॉरी, तो क्या हो गया प्लेन वीव। ठीक है, जैसे प्लेन वीव है, ट्विल है, और आपका बास्केट है, मतलब 2 ऊपर 2 नीचे जा रहा है तो बास्केट जैसा दिख रहा है, तो इसलिए बास्केट वीव के नाम से हम जानते हैं। जो सादा एक के ऊपर एक जा रहा है उसको हम प्लेन वीव के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। जैसे ट्विल वीव में क्या होता है, तिरछी तिरछी डिज़ाइन जाती है, और जिस तरह से बनता है, जैसे हनी कॉम्ब है, बर्ड आई है ना, तो ये सब वीविंग के ही प्रकार हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वह करेक्ट हो जाता है। मोयरिंग निर्मित होती है, मोयरिंग किससे, रंग के प्रयोग के द्वारा, नमी ऊष्मा के दाब द्वारा, गर्म रोलर्स के द्वारा या रसायनों के द्वारा। ठीक है, तो मोयरिंग जो मोयरिंग क्या है, ये भी एक प्रकार की फिनिशिंग है। उसमें क्या होता है, मोयरिंग में भी गर्म रोलरों के द्वारा कपड़े के ऊपर दबाव डालते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक परिसज्जा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक परिसज्जा नहीं है, कैलेंडरिंग, सिंफोराइजिंग, मोयरिंग या सिलवट रोधी परिसज्जा। तो इसमें कौन, यंत्र के द्वारा कौन सी परिसज्जा इसमें नहीं की जाती है, तो जो सिलवट रोधी परिसज्जा है या क्या, ये केमिकल फिनिश के अंतर्गत आते हैं। कपड़े को बनाते समय ही इस प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है कि कपड़ों में श्रिंक आ जाए। ठीक है, मतलब कपड़ों में मतलब कि सिलवटें ना पड़े, सिलवट रोधी परिसज्जा है ना वो, तो क्या उसमें क्या हो, उसमें वो सिलवटें ना पड़े। सिलवटे का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे सिकुड़न ना पैदा हो, वो टाइट टाइट सा बना रहे। ठीक है, तो ये परिसज्जा क्या है, ये किसके अंतर्गत आती है, यह हमारी केमिकल फिनिशेस के अंतर्गत आती है। बल्कि कैलेंडरिंग है, कैलेंडरिंग क्या है, कैलेंडरिंग भी एक प्रकार का बड़ा बड़ा रोलर होता है जिससे कपड़ों को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। सेंफोराइजिंग यह क्या है, सेंफोराइजिंग में क्या होता है कि वस्त्रों पर सिकुड़न को दूर किया जाता है। और मोयरिंग क्या है, मतलब मोयरिंग एक प्रकार से रोए जलाने जैसी परिसज्जा है। जैसे ऊपर जो जो छोटे छोटे से रोए से उठे रहते हैं तो रोलर्स से उसको गुजारते हैं तो उसमें फिनिशेस आती है। तो ये सारी चीज़ें, सेंफोराइजिंग हो गई, मोयरिंग हो गई, कैलेंडरिंग हो गई, ये सारी किसकी, यांत्रिक परिसज्जा है। लेकिन इसमें कौन सी यांत्रिक परिसज्जा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सिलवट रोधी जो है वो क्या है, हमारी यांत्रिक परिसज्जा नहीं है। बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है सीजनिंग के द्वारा, कैलेंडरिंग के द्वारा, टेंटरिंग के द्वारा या सेंफोराइजिंग के द्वारा। तो बिना सिकुड़न वाला वस्त्र जो है वह किसके द्वारा तैयार किया जाता है, सेंफोराइजिंग के द्वारा। मैंने अभी आपसे बताया था कि सिकुड़न को रोकने के लिए जो परिसज्जा होती है वो कौन सी है, सेंफोराइजिंग होती है, और यह यंत्र या एक यांत्रिक परिसज्जा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर 4 जो है यह हमारा करेक्ट हो जाता है। ग्लेजिंग दी जाती है, ग्लेजिंग है नेपिंग से, साइजिंग से, गोंद और स्टार से, इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्लेजिंग की प्रक्रिया है वह गोंद और स्टार से दी जाती है। ग्लेज मतलब
चमक उत्पन्न करना, ठीक है, चमक उत्पन्न, कपड़े में क्या चमक उत्पन्न हो जाती है, और साथ ही साथ में जब उसमें गोंद व स्टार्च कपड़े के ऊपर लगाया जाता है तो उसमें जो थोड़ी बहुत जो कहीं पर सिलाई वगैरह वो बुनाई में कुछ फ़र्क होता है तो वो भी क्या हो जाता है, उसके ऊपर लग जाता है और बढ़िया सी एक चमक उत्पन्न होती है कपड़े के ऊपर और ग्लेज उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको ग्लेजिंग के नाम से बुलाया जाता है। तो ग्लेजिंग गोंद और स्टार्च से दी जाने वाली परिसज्जा है। और फिर नेक्स्ट है हमारा, ऊनी वस्त्रों की परिसज्जा में खींचने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऊनी वस्त्रों की परिसज्जा में खींचने की क्रिया को क्या कहते हैं। ग्लेजिंग, क्रीविंग, साइजिंग, इनमें से कोई नहीं। तो ऊनी वस्त्र की जब परिसज्जा होती है तो उसमें खींचने की क्रिया को क्या कहते हैं, साइजिंग, ठीक है। उसको खींचेंगे तो क्या, साइजिंग, उसको साइज में करना, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यह हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक परिसज्जा है। टेंटरिंग, फिनिशिंग, ब्लीचिंग, इनमें से कोई नहीं। इसमें यांत्रिक परिसज्जा कौन सी है यह पूछ रहा है ये। तो इस पर हम देखेंगे कि क्या है जो कि यांत्रिक परिसज्जा के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 जो है कौन सी, यांत्रिक परिसज्जा नहीं है। तो जो उसमें ये है फिनिशिंग जो है वह यांत्रिक परिसज्जा नहीं है, ठीक। फिनिशिंग जो है वह यह टेंटरिंग यंत्रों के द्वारा, एक मिनट रुकिए, इसमें जो ब्लीचिंग है यह केमिकल के अंतर्गत आता है। टेंटरिंग है, इसमें हुक्स में क्या करते हैं, कपड़े को हुक्स के सहारे सीधा करते हैं, ठीक है। तो इसमें से यांत्रिक, तो ये तो आपकी केमिकल हो गई, और ये टेंटरिंग जो है इसमें भी कोई किसी यंत्र का तो प्रयोग करते नहीं है। तो इस हिसाब से अगर ऑप्शन में अगर देखेंगे जो फिनिशिंग जो है यांत्रिक परिसज्जा है, तो इसमें जो फिनिशिंग जो है अभी अलग से कोई तरह से केमिकल फिनिशिंग ऐसा करके कुछ मैकेनिकल फिनिशिंग ऐसा करके कुछ दिया हुआ नहीं है। वैसे प्रश्न बहुत सही नहीं है, लेकिन मैं आपको जो कि आंसर दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो ये जो टेंटरिंग है इसमें कोई ऐसा बहुत विशेष यंत्र का तो प्रयोग नहीं है। इसमें एक हुक्स होते हैं, हुक्स से ऐसे क्या करते हैं, कपड़े को ऐसे टांग देते हैं, ठीक है, खींच करके टांग देते हैं, तो उससे क्या होता है, सीधा करते हैं टेंटरिंग में, ठीक। ये भी कोई ये तो कुछ यंत्र, बड़े बड़े यंत्रों का तो इसमें प्रयोग हुआ नहीं। ब्लीचिंग तो केमिकल के अंतर्गत आता ही है, ठीक। यांत्रिक परिसज्जा पूछ रहा है, इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 इसका ऑप्शन के हिसाब से सही होता है। फिनिशिंग दिया हुआ है तो फिनिशिंग हर तरह की हो सकती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट होता है क्योंकि आंसर 2 करेक्ट दिया हुआ है। अगर वैसे देखा जाए तो ये प्रश्न थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन मैं बता दे रही हूँ क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे ऐसे डाउटफुल क्वेश्चंस आते हैं जिसके कि आंसर आयोग द्वारा भी क्लियर नहीं किए जा सकते, तो उसी तरह का ये प्रश्न है और इसमें करेक्ट आंसर 2 है, ठीक है। पटोला साड़ियाँ द्वारा उत्पादित होती है। पटोला साड़ी किसके, पैठनी के द्वारा, टाई एंड डाई के द्वारा, हिमरस के द्वारा या ब्लॉक डाइंग के द्वारा। तो जो पटोला साड़ियाँ हैं वह किसके द्वारा होती हैं, टाई एंड डाई के द्वारा होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर करेक्ट होता है। किसके द्वारा उत्पादित की जाती है, टाई एंड डाई के द्वारा उत्पादित की जाती हैं। कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को कहते हैं हेरिंग बोन, पश्मीना, फेरिडा या कसीदा। तो कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी किसके अंतर्गत हम सभी जानते हैं, वह कशीदा, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को क्या कहते हैं, हम कशीदा कहते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो होता है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, चिकनकारी में निम्नलिखित कढ़ाई के टाकों से उभरा हुआ प्रभाव कौन से टाके उत्पन्न करते हैं। जब चिकनकारी हम करते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जिसमें चपटा प्रभाव उत्पन्न करती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो उभरा प्रभाव उत्पन्न करती हैं। तो मुर्री, फंदा, तैपची और बखिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुर्री है और फंदा है, ये तेपिची और बखिया जो है ये दोनों चपटा प्रभाव उत्पन्न करती है, बल्कि मुर्री और फंदा कैसा, उभरा उभरा सा प्रभाव उत्पन्न करती है। तो पहला और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है जो वह करेक्ट हो जाता है,
नेक्स्ट है हमारा प्लेकेट्स किसे कहते हैं, सिलाई को, जोड़ को, तुरपन को या बटन की पट्टी को। तो प्लेकेट से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखें कि प्लेकेट किसे कहते हैं, बटन की पट्टी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है यह हमारा करेक्ट हो जाता है। कौन सुमेलित नहीं है, फुल्की नहीं, फुलकारी होगा। फुलकारी पंजाब की, मुर्री लखनऊ की, कसूती लखनऊ की, कांथा हरियाणा की। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित यहाँ पर नहीं है, तो इसमें जो है कसूती कहाँ की है, कर्नाटक की। ठीक है, कसूती कर्नाटक की, लखनऊ की नहीं है कसूती। ठीक, मुर्री फंदा ये सब सही है। फुलकारी पंजाब की ये भी, और कांथा जो है वो कहाँ, पश्चिम बंगाल का। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें 2 ऐसा ऑप्शन है जो कि सुमेलित नहीं है, तीसरा और चौथा। यहाँ पे अलग से देना चाहिए था तीसरा और चौथा, तो तीसरा और चौथा दोनों क्या है, सही नहीं है, बल्कि फुलकारी पंजाब की है, मुर्री लखनऊ की, क्योंकि ये चिकनकारी का ही एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा है। लेकिन कसूती लखनऊ की नहीं, कसूती कहाँ की, कर्नाटक की है, और कांथा कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की है। ठीक, तो तीसरा और चौथा इसमें सुमेलित नहीं है। शहर जो जरी की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा शहर जो जरी की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, लखनऊ, ग्वालियर, बनारस, पटना। ठीक है, तो यहाँ पे 4 शहर के नाम हैं जो कि जरी की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध हैं। तो हमारा जो बनारस है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन सी कढ़ाई के लिए, तो हमारा बनारस जो है वह जरी की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाता है यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। पोशाक पर लगाई जाने वाली जेब, कंगारू पॉकेट, बेल्ट पॉकेट, योक पॉकेट, बाउंड पॉकेट। तो पोशाक पर मतलब कपड़े पर लगाने के ऊपर जो लगाई जाती है जेब, वह क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है आपकी कंगारू पॉकेट। जैसे मान लीजिए ये ऐसा इस तरह से कपड़ा हमारा है, ये बना हुआ है। ठीक, और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर एक पॉकेट लगा दी। ठीक, इस जो पॉकेट को लगा दिया हमने, तो जैसे कंगारू अपने मतलब बच्चे को रखा होता है थैली में, उसी प्रकार से यहाँ पर जो सामने पॉकेट रखी होती है, इसीलिए इसको कंगारू पॉकेट के नाम से जाना जाता है, सामने लगाई जाती है। वह फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है उसे क्या, सिलोट, फैड, स्टाइल, कॉम्फ्लेक्स, जो भी पता नहीं क्या अजीब अजीब सा नाम है इसमें। वह फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है, मतलब काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए जो फैशन रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, इसमें सिलोट, फैड, स्टाइल और कोमोफ्लेज लिखा हुआ है। तो वह जो कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत थोड़े टाइम के लिए जो फैशन रहता है वह क्या कहलाता है, स्टाइल कहलाता है। जैसे स्टाइल आई और गई। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप बताएं। चैनल पर जा कर के आप ज़रूर एक बार चेक कर लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो एक बार अपना नोटिफिकेशन ऑफ करके ऑन करें, और जब भी नोटिफिकेशन जाता है जब भी आपको, तो फ़ौरन उस पर क्लिक करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलर जाने लगे। मेरी प्रीवियस वीडियोस भी है जिसे आप देख करके अपने बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। पढ़ाया हुआ पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।